एक ऐसी न्यूज़ जिसके ऊपर बहुत कम पाकिस्तानियों की नज़र गई है, ध्यान गया या बहुत कम डिबेट हुई, इवन टीवी पे भी उसको बहुत कम डिस्कस किया गया। वो ये थी कि शहबाज शरीफ ने आते ही आईएसआई को वेटिंग एजेंसी बना दिया फॉर ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी जो है वो आपको पता है कि वो आपकी सारी मिनिस्ट्रीज को रन कर रहे होते हैं और आपकी कंट्री को रन करते हैं। अब जब वेटिंग एजेंसी आईएसआई बन गई, एक मिलिट्री एजेंसी, जब एक सिविलियन इदारे के जो सेक्रेटरीज हैं उनकी प्रमोशन में रोल अदा करेगी। वेटिंग एजेंसी बेसिकली क्या होता है? वेटिंग एजेंसी ये होती है कि आप इस चीज़ को रिकमेंड करते हैं कि किस ब्यूरोक्रेट की क्या जो है कारकर्दगी रही है और उसको कितना प्रमोट करना चाहिए। तो अब ये एक बड़ी बारीक सी चालाकी इन्होंने की। आप एक सेकंड के लिए ये सोचें कि कोई ब्यूरोक्रेट वो गवर्नमेंट की बात क्यों मानेगा जब उसको प्रमोशन ही आईएसआई ने देना है। तो अब आपको ये समझ आनी चाहिए कि जब गवर्नर पंजाब पीटीआई का बैठा हुआ था, उसने रेंजर को खत लिखा, लेकिन रेंजर नहीं आए। लेकिन उसको गिरफ्तार करने के लिए रेंजर जरूर आ गई। देखें, किसी भी मुल्क की इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है कि उसका मुल्क का वजीर आजम शहबाज शरीफ हो। शहबाज शरीफ साहब ने ज़िलज़िला ज़दगान की हमायत करने के लिए तुर्की जाने का प्लान किया, जिसमें 70 लोग साथ ले जाने का प्रोग्राम था इनका। जब तुर्की के सफारतखाने से रब्ता किया गया, तो उनके सदारती महल से उन्होंने इनको रोक दिया। मेरे ख्याल में ये एक इंतहाई बेशर्मी का मकाम था इनके लिए। और उन्होंने कहा कि यहाँ पे इमरजेंसी हमने नाफिज की हुई है, हम आपको प्रोटोकॉल देंगे या अपने लोगों का ख्याल रखेंगे। अभी अगर आप आईएमएफ की शराइत पढ़ लें, तो आप हके बके रह जाएंगे। उन्होंने जो एक बहुत ही इंतहाई खतरनाक शर्त जो रखी उन्होंने पीडीएम के सामने, जिसकी वजह से एपीसी में पीटीआई को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं और उनसे जो है कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखें, जो यहाँ पे सफारत खाने होते हैं या आईएमएफ के यहाँ पे जो नुमाइंदे हैं, उनको मुल्क की हालात का पता होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई कर्जा दे और उसको पता ही ना हो कि आपके घर की हालत क्या है। उनको पता है कि ये जो हुकूमत है चंद दिन की मेहमान है, इन्होंने चले जाना है। कल को अगर कोई पॉपुलर लीडर आता है और वो अपनी गवर्नमेंट बना लेता है, तो क्या वो इन तमाम शराइत पे राजी होगा? क्या वो कर्जे वापस कर पाएगा? अच्छा, इस चीज़ को उन्होंने कवर अप करने के लिए इनको बोला कि आपको कर्ज़े हम तब देंगे ताकि जो पॉपुलर लीडरशिप है पाकिस्तान की, उनकी कंसेंट बड़ा इम्पोर्टेंट है और आप उनसे जो है उनकी साइन ले लें, उनकी गवर्नमेंट से, ताकि कल को जब वो गवर्नमेंट में आएँ तो कोई प्रॉब्लम ना हो और एक ऑथेंटिसिटी रहे कि जिन शराइत पे आप राज़ी हुए हैं, वो भी राज़ी हैं उन्हीं शराइत पे। अब हुआ ये कि उन्होंने एक शर्त बीच में जो बहुत खतरनाक रखी, इसके अलावा कि डॉलर का रेट जो उन्होंने बोला कि मार्केट को फ्री छोड़ दें और पेट्रोल का रेट उन्होंने बढ़ाने का बोला, बिजली टैरिफ को जो है इंक्रीज़ करने का बोला उन्होंने। इसके अलावा जो सबसे खतरनाक शर्त थी, जो इनके लिए बहुत खतरनाक थी, जो एक आप ये कह लें कि एलीट है पाकिस्तान की, जो जो पावर कॉरिडोर्स में लोग लोग रहते हैं पावर कॉरिडोर्स में। उनके लिए एक सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये थी कि उन्होंने कहा कि जो 17 ग्रेड से लेके अप टू 22nd ग्रेड तक जितने भी लोग हैं, उनकी जो है असासे ज़ाहिर किए जाएँ, आईएमएफ से शेयर किए जाएँ और पब्लिक किए जाएँ। उनकी जो साइड बिज़नेसेज़ हैं, उनकी जो फैमिली के बिज़नेसेज़ हैं, अब आपको पता है कि करप्ट नेशन है और जितनी ब्यूरोक्रेसी है, वो करप्ट ब्यूरोक्रेसी है यहाँ पे। उसमें ये है कि अगर ये उनको शो करते हैं और पब्लिक करते हैं कि हमारे असासे क्या हैं और बिज़नेसेस क्या हैं, तो एक मेरे ख्याल में मुल्क में भूचाल आ जाएगा और chaos आ जाएगा, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह पनामा लीक्स आए थे, ये तो फिर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है कि आप बता दें कि मैंने कितनी करप्शन कर रखी है और मेरी तनख्वाह जो है वो कितनी है। अच्छा, सेकंड चीज़ ये है कि उन्होंने कहा है कि अगर आप ये काम नहीं करते, तो उसका बदले में वो कभी भी अगर उन्होंने ये कहा कि अगर आप इन शराइत पे अमल नहीं करते हैं, और भी बहुत सारी मुख्तलिफ शराइत हैं जो सख्त शराइत हैं, और उन्होंने कहा कि अगर आप इस शर्त पे अमल नहीं करते, तो आपको कर्जा नहीं मिलेगा। अब एक प्रॉब्लम इनके लिए ये बनी हुई है कि $3.5 बिलियन जो हैं वो पाकिस्तान के स्टेट बैंक में पड़े हुए हैं। जो वो भी आप ये देखें कि वो भी दुबई और सऊदी अरब के पैसे भी हम खर्च कर चुके हैं। उसके बाद जो पाकिस्तान की जो हमने कर्जा देना है अक्टूबर में जाके, इतना ही हमने कर्जा भी देना है, $4 बिलियन। तो ऑलरेडी हमारे पास पड़े भी $3.5 बिलियन हैं, जिसमें से हम जो कर्ज ली हुई एक साथ थी, जो रकम थी, वो भी हम खर्च कर चुके हैं। तो अब इनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का ये मानना है, या बहुत सारे जो काबिल फ़हम लोग हैं, उनका कहना है कि मुमकिन तौर पे 10 या 15 दिन में असम्बलियाँ तहलील कर देंगे खुद ही, लेकिन उनको एक बहाना चाहिए कि इमरान खान को मूवमेंट खड़ी करे। इसके बदले में हम एक सियासी शहीद बनने की कोशिश करेंगे और असम्बलियाँ तोड़ देंगे। इमरान खान साहब ने जिस तरह अभी जेल भरो तारीख का ऐलान किया, उसके पीछे जो उनका मोटिव था, वो ये था कि देखिए, आप पाकिस्तान के थोड़ी-सी जेल्स जो हैं, यहाँ पे जेल खाना जाते हैं, उनके स्टैट्स देखें। पाकिस्तान की टोटल जेल्स जो हैं, वो 99 या 96 जेल्स हैं, जिनमें जो कैपेसिटी है, वो है 8 टू 7 टू 90,000 लोगों की, जो कि ऑलरेडी एक्सीड कर चुकी है। क्योंकि जब आप इतने ज़्यादा लोगों को जेलों में रखते हैं, तो उसके लिए आपके पास एक जवाज़ होता है, आपके पास एक कानूनी और अदालती हुक्मनामा होता है उनको रखने का, क्योंकि वो एक मुजरिम होते हैं या मुलज़िम होते हैं। अच्छा, जब आप खुद एक वॉलंटियर जाके खुद को ये कहता है कि जी मुझे
जेल भरो तहरीक का जब ऐलान होगा, जब वो कहता है कि जी मुझे आप जेल में बंद कर दें, तो वो कितने लोगों को बंद कर सकते हैं? अभी इमरान खान के प्लान के मुताबिक, जो कि उनकी कोर कमेटी की मीटिंग में तय हुआ, उन्होंने ये किया कि 3 स्टेप्स में जेल भरो तहरीक को कामयाब किया जाएगा। ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल एक कह लें कि इनके ऊपर हमला किया इमरान खान ने पीडीएम की हुकूमत में। उसमें ऐसा है कि फर्स्ट ईयर में जो टॉप नॉच लीडरशिप है, वो खुद को जेलों के हवाले करेगी, पुलिस के हवाले करेगी। सेकंड में सेकंड टियर लीडरशिप, और थर्ड पे आएगी आम आवाम। इससे ये होगा कि जब इतने कम कैपेसिटी की जेलों में इतने ज्यादा लोग आ जाएंगे, जिस तरह आप देखेंगे 4 लाख लोगों ने अपना वॉलंटियरली खुद को रजिस्टर किया, जो पीटीआई के सपोर्टर्स थे। इवन उसमें खवातीन की एक बहुत बड़ी हैरान कुन तादाद है। अच्छा, उससे पहले एज यूजुअल राना सनाउल्लाह, अता तारड़, एहसन इकबाल और पीडीएम के दीगर रहनुमा जो थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमेशा की तरह उसको मोटिवेट करने की कोशिश की और उसको प्रोवोक करने की कोशिश की इमरान खान साहब को, कि आप जो है सबसे पहले आप खुद गिरफ्तारी क्यों नहीं देते। तो उन्होंने, आपको पता है कि वो कप्तान हमेशा फ्रंट फुट पे खेलते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले कल ये ऐलान कर दिया कि सबसे पहले गिरफ्तारी मैं खुद दूंगा। और यही वजह है कि उनको हर एक जगह पे सेटबैक का सामना करना पड़ता है पीडीएम को, क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा से फ्रंट फुट पे खेलने के आदी हैं। आप तो 2014 का धरना देख लें, आप उसके बाद की जो इवन उनको जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज के दौरान वो धमकियां दी गई, उनको बार बार थ्रेट किया गया गवर्नमेंट की जानिब पे, एजेंसीज की जानिब से। अच्छा, प्लान ये है कि जो वहां पे उनको गिरफ्तारी से रोकने के लिए जो पीटीआई की मर्द और खवातीन वहां पे जिन्होंने डेरे जमाए हुए हैं वहां पे, ताकि खान साहब की गिरफ्तारी को रोका जा सके, उसमें जो एजेंसीज हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं या जो मिलिट्री एजेंसीज हैं, उनके बहुत सारे लोग वहां पे शामिल हो चुके हैं। उनका मकसद क्या है कि जिस दिन जो पीटीआई की कोर स्ट्रेंथ है, जो उनके अपने एक्चुअल जो जेन्युइन उनके सपोर्टर्स हैं, उनकी तादाद कम होगी, तो उस मौके पे मौका महल देख के इन्होंने पूरा प्लान किया हुआ है कि किस तरह कौन से रास्तों को बंद किया जाएगा, क्योंकि 15 से 20 मिनट का टोटल काम होगा। इससे ज़्यादा ये एक्सीड नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी देर में खबर फैल जाएगी, सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है। तो लाहौरियों ने घरों से निकल आना है और इसको रोक लेंगे। तो मुमकिन तौर पे कह रहे हैं कि शायद उनको हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी शिफ्ट किया जा सके। अभी उनको बार-बार उनके जितने भी करीबी दोस्त हैं, पहले आपने देखा गिल साहब को, उनके बाद देखा आज़म स्वाति को, उनके बाद देखा कि जी यो फवाद चौधरी साहब हैं, उनके ऊपर जिस तरह तशद्दुद किया गया और उनके ऊपर कपड़ा डाल के लाया गया, जिस तरह आप कुलभूषण जाधव को ला रहे हैं। ठीक है, ये जो बेसिकली उनका मकसद इनको टॉर्चर करना नहीं था। उनका एक अनस्पोकन एक पैगाम था इमरान खान की तरफ कि देख लें आपके साथ भी यही होने वाला है। बस आप अपने दिन गिन लें कि आप किस दिन हमारे हाथे चढ़ेंगे। को मैं एक और इंटरेस्टिंग इनकी प्लानिंग बताऊँ, एक फैक्ट समझ लें। इन्होंने प्लान ये किया हुआ था कि हम इस तरह करेंगे कि पूरे पाकिस्तान में, ख़ुसूसन पंजाब में और केपीके में पुलिस पे अटैक्स करवाएँगे। आप ये देखेंगे मियांवाली में एक अटैक हुआ, जो एक फेक अटैक था। वहाँ पे उन्होंने अटैक किया और ऑलरेडी उनको पता था और उन्होंने तालिबानों को भगा दिया, न्यूज़ के मुताबिक। सेकंड, जो आपने देखा पेशावर में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, और अब कुछ लोगों का ये कहना है कि वो ड्रोन अटैक था, कुछ लोगों का ये कहना है कि वो अपनी हमारी जो एजेंसीज हैं, मुल्की एजेंसीज, उन्होंने करवाया, क्योंकि पुलिस लाइन की मस्जिद में ये अटैक हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले मौजूद थे। अब इसके पीछे इनका मकसद क्या था? इनका मकसद ये था कि जब क्योंकि 90 डेज को एक्सीड नहीं कर सकते, क्योंकि वो आइन जो तोड़ेगा फिर उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा, क्योंकि जब भी इमरान खान की गवर्नमेंट आएगी, किसी और की गवर्नमेंट आएगी, तो वो जब भी इनको आर्टिकल 6 लगाने चाहें वो लगा सकते हैं इजीली। तो इन्होंने ये प्लान किया हुआ था कि हम कोई इस तरह की इमरजेंसी नाफिज कर देंगे, मसलन पुलिस के ऊपर पहले अटैक्स करवाएंगे। उन्होंने पहले टस्टर लगाया कि अवाम का रद्द-ए-अमल क्या। उन्होंने जब अटैक्स करवाए तो अवाम का एक शदीद रद्द-ए-अमल आया, तो उनको ये लगा कि उनका प्लान कामयाब नहीं हो सकता, कि जब इलेक्शन करीब आएंगे तो पुलिस ये कहेगी कि जी हम सिक्योरिटी तो दे नहीं सकते, क्योंकि हमारे ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, और मुसलसल अटैक करवाते जाएंगे, पुलिस वाले मारते जाएंगे। उससे पहले आप ये देखेंगे कैपिटल में इन्होंने स्टार्ट किया था इस्लामाबाद से, जहाँ पे 2 पुलिस वाले शहीद हुए। उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में छोटी-मोटी कार्रवाइयों में पुलिस वालों को ये शहीद करते रहे। एक मुकम्मल एक प्लानिंग के साथ, ताकि जब इलेक्शन करीब आएगा तो आईजी साहब ऐलान कर देंगे कि जी हम तो, हमारे अंदर तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम इतनी शहादतें देते जाएं, और मुल्क के हालात बड़े संगीन है और दहशतगर्दी आ चुकी है, जो कि इन्होंने खुद लाई। तो उसके बाद जो है इमरजेंसी की सूरत में इलेक्शन को डिले कर दिया जाएगा, और पुलिस और उसके बाद फौज कहेगी जी हमारा काम तो नहीं है इलेक्शन की निगरानी करना या सिक्योरिटी देना, हम तो चंद एक पोलिंग स्टेशन तक ही महदूद रह सकते हैं। तो जब पुलिस भी नहीं दे रही, फौज भी नहीं दे रही, तो इलेक्शन किसने कराना है? तो ये एक इनका मकसद था कि, लेकिन वो नाकाम हो गया, वो इनके अपने गले पड़ गया और अवाम इनके पीछे पड़ गई। अब देखें जो यूथ है वो इंतहाई जिसको इलिटरेट यूथ ये कहते हैं, और इल इन्फॉर्म यूथ कहते हैं ये, उन्होंने इनकी जो है मजमूम मकासद को नाकाम बनाया। तो केस मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों के लिए एक जो इंतहाई सोचने का मकाम है, कि आप ये देखें कि मुल्क में हर एक चीज़ बायोमेट्रिक हो चुकी है। आप सिम कार्ड निकलवाते हैं तो वो बायोमेट्रिक है। इवन आपने इजी पैसा या इसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन निकलवानी हो तो वो भी आपको बायोमेट्रिक से ही निकलेगी। लेकिन एक काम ऐसा है जो बायोमेट्रिक से कभी नहीं हो सकता, वो है आपका वोट।
मुल्क जो है वो टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुका है। अभी इसका ऐलान नहीं कर रहे और ये करेंगे भी नहीं कभी भी। कोई भी गवर्नमेंट अपने ऊपर नहीं लेना चाहती और शहबाज शरीफ को इन्होंने आगे लगाया हुआ है कि वो जो है ऐलान करें, उसके ऊपर प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि देखें, आपको पहले ये समझने की ज़रूरत है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कैसे करता है। बेशक ये ऐलान करें या ना करें। हर एक पढ़े-लिखे शख्स को और जो सोशल मीडिया यूज़ करता है, हर किसी को इस बात का इल्म है कि हमारा मुल्क टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुका है। देखें, इन्होंने एलसी बंद करके मसनूई तौर पे डॉलर को रोका हुआ, क्योंकि हम डॉलर्स बाहर दे ही नहीं रहे, तो जो डॉलर यहाँ पे है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत डॉलर जो मेंटेन हुआ हुआ है, वरना अगर एलसी खोलते हैं, तो आप देखेंगे 350 पे डॉलर चला जाएगा एक नाइट में। दूसरी चीज़ समझने की ये ज़रूरत है कि जब आप फ़ौरन कर्ज़े वापस नहीं कर सकते, दूसरे मुल्कों के कर्ज़े वापस नहीं कर सकते, तो ये आप टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुके होते हैं। जब आप दूसरों के कर्ज़े वापस नहीं कर सकते, तो इसका सादा सा मकसद ये होता है कि आपके पास डॉलर्स ही नहीं है। आपकी यहाँ पे प्रोडक्शन ही नहीं हो रही।